आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे। क्यों आपने कर्नाटका को पहले तो अपनी प्रेफरेंस में रखा, और दूसरा सवाल ये है क्या कि क्यों जेजेएम दावणगेरे? दो ड्रॉप हो चुके थे मेरे, पूरे के नंबर की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज रह रहा था, तो फिर ऑप्शन दूसरा रहा प्राइवेट कॉलेज का। बहुत सारे मैंने भी ट्राई किया बिहार में, मैंने काउंसलिंग का सोचा, लेकिन थोड़ा सा बजट फैक्टर जो होता है एक दूसरा, तो वो पहला सीन था। तो जेजेएमसी पसंद आए क्योंकि मेजर फैक्टर जेजेएमसी का जो था वो था पीजी हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल। शायद ही कोई दूसरा कॉलेज होगा प्राइवेट कॉलेज जिसमें एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो टैग्ड। तो दावणगेरे में जाने के बाद कैसे कोप अप किया आप? इनिशियल डेज तो काफी टफ रहा होगा। पहली बार दावणगिरी उतरा तो क्या होगा नहीं होगा, बट यहाँ के लोगों को हिंदी बहुत आराम से आती है, वो हिंदी समझते हैं, वो हिंदी बोलते हैं। अगर फूड की भी हम देखें तो आपको हर चीज नॉर्थ इंडियन जो भी होगा सब आराम से मिलेगा यहाँ पे। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि हॉस्पिटल के बारे में। तो सबसे पहला हॉस्पिटल सर बापूजी, सेकंड सर पीजी हॉस्पिटल, सेकंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर डब्ल्यूसीएच है, विमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। ये तीन मेनली हॉस्पिटल है सर। पेशेंट्स का लोड कैसा है आपके हॉस्पिटल में, ये थोड़ा बताइए। तो अगर बेड ऑक्यूपेंसी देखा जाए सर, बापूजी में अप्रॉक्स 50-60% है, एंड सीजे में सर मोर देन 95% या 90%। अब मैं जानना चाहता हूँ कॉस्ट के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माई यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस साल 2026 के सेशन में। पहले भी हमने इस सीरीज को किया हुआ था, जहां पे हम स्टूडेंट से उनकी एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, जो एक्चुअल मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं। आप सबको ही जानते हैं क्या कि जब कोई ऐसा स्टूडेंट जो ऑलरेडी उस एक्सपीरियंस को जान चुका है, समझ चुका है, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर चुका है कॉलेज में, उसके इतने सालों की जर्नी के बारे में जब आप जानते हैं तो काफ़ी इंस्पायरिंग होता है वो। और आपको भी काफ़ी इससे इनपुट मिलता है आपके फर्दर स्टेप्स के ऊपर में। आपकी डिसीजंस मेकिंग काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो इसी सीरीज में आज हमारे बीच में हैं कुमार अनुराग, जो कि जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगिरी में पढ़ाई कर रहे हैं अपनी एमबीबीएस की। और आज हम इनसे जानेंगे इनके बारे में, और इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, कैसा लगा इनको अब तक का सफ़र कॉलेज में। और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट को मैं कवर करूंगा जो कि हर स्टूडेंट और पेरेंट के माइंड में रहता है किसी भी कॉलेज को ऑप्ट करने से पहले। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा कुमार अनुराग आपका, और आपको बहुत बहुत पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा कि आपने अपना प्रीसियस टाइम एलोकेट किया इस सेशन के लिए, क्योंकि ये सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको काफ़ी कुछ सीखने के मिलेगा। तो वेलकम अनुराग। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ। हाय एवरीवन, दिस इज कुमार अनुराग एंड आई एम फ्रॉम पूर्णिया बिहार, एंड करेंटली आई एम इन फाइनल ईयर स्टूडेंट इन जेजेएमएमसी। अनुराग, बहुत सारे सवाल होते हैं स्टूडेंट्स के मन में, पेरेंट्स के मन में। मेरा भी सवाल है कि के पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे स्टेट के ऑप्शंस थे, बहुत सारे कॉलेज के ऑप्शंस थे। आपके स्कोर पे मल्टीपल ऑप्शंस निकल के आ रहे थे, काफ़ी कंफ्यूजिंग रहा होगा। बट क्यों आपने कर्नाटका को पहले तो अपनी प्रेफरेंस में रखा, और दूसरा सवाल ये है क्या कि क्यों जेजेएम दावणगेरे? आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस अच्छे हैं। जैसे बिहार की बात करें तो कटिहार मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी एक अच्छा ऑप्शन निकल करके आता है। आप नेबरिंग स्टेट यूपी भी जा सकते थे, या फिर आप डिम्ड यूनिवर्सिटी भी ले सकते थे। मैं समझ सकता हूँ कि एक कॉस्ट फैक्टर जरूर रहा होगा, बट ये आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या था वो कॉल, किस तरीके से आपने ये डिसीजन को लिया। तो सर सबसे पहले बता दूँ, सबका एक ड्रीम होता है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज जाए, क्योंकि उसके लिए ही अपन पढ़ाई करते हैं जो भी करते हैं। तो मेरा भी सेम सीन था सर। दो ड्रॉप हो चुके थे मेरे, पूरे से नंबर की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज रह रहा था, तो फिर ऑप्शन दूसरा रहा प्राइवेट कॉलेज का। तो बहुत सारे मैंने भी ट्राई किया बिहार में, मैंने काउंसलिंग का सोचा, जहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे थे, कटिहार मेडिकल कॉलेज जो घर से पास था मेरे, दूसरा माता गुजरी वो भी मेरे घर से बहुत पास था। लेकिन फिर बाद में मेरे को थोड़ा सा बजट फैक्टर जो होता है एक दूसरा, तो वो पहला सीन था। उसके बाद मैंने ट्राई किया यूट्यूब पे आप मिले, आपके वीडियोस देखा, तो जेजेएमसी पसंद आए क्योंकि मेजर फैक्टर जेजेएमसी का जो था वो था सीजी हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल। शायद ही कोई दूसरा कॉलेज होगा प्राइवेट कॉलेज जिसमें एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो टैग्ड। तो मेन रीजन यही था सर जेजेएमसी का। ओके। तो
कैसे कोप अप किए इस न्यू एनवायरनमेंट में, जहाँ पे आपको लैंग्वेज, फूड, कल्चर, ऑल द वे फ्रॉम बिहार आप कर्नाटका आए। उसमें भी आपने बैंगलोर ऑप्ट करके नहीं, आप दावनगिरी चले गए, क्योंकि आपके पास टायर वन सिटी का भी ऑप्शन था, बट आपने प्रायोरिटाइज किया एक बेटर कॉलेज। तो दावनगिरी में जाने के बाद कैसे कोप अप किया आप? इनिशियल डेज तो काफी टफ रहा होगा। तो सर सबसे पहले नए जो ये क्लास 12 या न्यू ड्रॉपर्स होते हैं उनके अंदर एक मिथ होता है कि साउथ में जाऊंगा तो लैंग्वेज बैरियर होगा। हाँ। तो ऐसा नहीं होता, लैंग्वेज बैरियर होगी आपके साथ, लेकिन ऐसे भी नहीं कि आप किसी से कुछ बात ना कर पाओ। मेरे साथ भी सीन था, पहली बार दावनगिरी उतरा तो क्या होगा नहीं होगा, बट यहाँ के लोगों को हिंदी बहुत आराम से आती है, वो हिंदी समझते हैं, वो हिंदी बोलते हैं, और ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप कुछ किसी से बात ही ना कर पाओ। अगर फूड की भी हम देखें तो आपको हर चीज नॉर्थ इंडियन जो भी होगा सब आराम से मिलेगा यहाँ पे। बात रहा बैंगलोर का, तो सर बैंगलोर में कॉलेजेस मिल रहे थे मुझे, जैसे आपने मेरे को रिकमेंड किया था कि वैभव जा सकता है तू, या फिर किम्स का भी ऑप्शन था शायद। लेकिन वहां पे ये गवर्नमेंट कॉलेज में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये वाला वहां पे नहीं था। और वैद्य के साथ एक सीन था सर कि बैंगलोर में रहना, ज्यादा खर्च होना, तो वो भी एक फैक्टर था मेरे लिए टायर वन और टायर टू सिटी की। वेल सेड। नहीं, बिल्कुल ये सही बात है कि जब आप कॉलेजेस को सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स को लेके चलना होता है। और जब आप अच्छे कॉलेज का ऑप्शन मिल रहा है और एक लोअर कॉस्ट में मिल रहा है, तो क्यों नहीं उस ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहिए। मैं हमेशा से कहता आया हूँ स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को भी, अपने चैनल के माध्यम से भी, कि अगर आप किसी भी स्टेट को ऑप्ट कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं क्या कि किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को ही आप प्रेफरेंस में लेके चलिए, क्योंकि आप अपने घर से जब बाहर निकल रहे हैं तो फिर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कॉलेज, है ना। तो ये बहुत अच्छा आपने भी डिसीजन लिया। तो अनुराग, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे आपने कोप अप किया इस नए एनवायरनमेंट के साथ में, नए कल्चर के साथ में। एक जेजेएम दावनगिरी में अब तक का सफर कैसा रहा, जो आप सोच करके आए थे कर्नाटका कॉलेज में, जो सोच करके जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, कैसी रही स्टार्टिंग जर्नी, जो जो चैलेंजेस फेस करते हैं स्टूडेंट, वो थोड़ा आप बताइए। सबसे पहले सर आपको जब कॉलेज आते हो तो माइनर सा ड्रास्टिक चेंज होता है, क्योंकि आप प्लस 2 की लाइफ से जो स्कूल लाइफ होती है वहां से आप कॉलेज लाइफ आ रहे हो। आप घर वालों को पीछे छोड़ के आते हो, आप अपने फ्रेंड्स को पीछे छोड़ कर आते हो, तो यहाँ नए लोग, नया एनवायरनमेंट, नए नया कल्चर, तो हर चीज नया होता है। बट आप जैसे जैसे टाइम दोगे आपके फ्रेंड्स बनेंगे, आपके कॉलेज में फ्रेंड्स बनेंगे, आपके पोस्टिंग में फ्रेंड्स बनेंगे, तो जैसे ही नए लोगों के साथ आप ढलना शुरू करोगे चीजें खुद ब खुद बेटर होंगी। और सही बताओ तो सबको लगता है ये चीज कि ऐसा कुछ मेजर चेंज होने वाला है, ये बस 1 या 2 महीनों के लिए, उसके बाद आप लगोगे कि आपका बचपन यही गुजरा है, ये इसी कॉलेज में इसी शहर में आप पले बड़े हो, ऐसा फील हो जाता है फिर। अनुराग, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कैसा लगा आपको आपका कॉलेज, और क्या सबसे बेस्ट पार्ट लगा, और क्या है जो कि वहां पे लगता है कि अभी भी एरिया ऑफ डेवलपमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं, जहाँ पे एक स्कोप है वहां पे इम्प्रूव करना चाहिए। तो सर कॉलेज में अच्छी बातें तो बहुत है, जो मेंशन भी नहीं मैं सारी बातें भी कर सकता हूँ, बताने को बहुत सारी बातें हैं। कॉलेज सेंटर ऑफ द सिटी में है, जो आपको कहीं भी जाना हो 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको सब चीजें मिल जाएंगी। अगर कौन देखा जाए, प्रोज तो बहुत है सर, अगर कौन कॉलेज का देखा जाए तो सर एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। उसमें भी सर एक रीजन है कि इनके पास लैंड नहीं है सर, जो ये कॉलेज को एक्सपेंड कर कर सके, क्योंकि सर जब ये कॉलेज बना वो 1990 1965 का कॉलेज था वो। उस टाइम पे सर इन्होंने वैसा सोचा नहीं कि आगे चल के आजू बाजू में इतना डेवलपमेंट होगा। तो मेन कॉन्सर्ट यही है कॉलेज का नहीं, मैंने भी कि देखा, मैं कई बार आपके हाँ, कॉलेज आ चुका हूँ। और इनका एक और नया कैंपस आया SSIMS दावनगिरी, तो वहां पे ऐसे सर उन्होंने हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट को कम्प्लीटली कवर कर लिया। बट अभी भी वो कॉलेज के क्लिनिकल एस्पेक्ट को देखूं और जेजेएम को देखूं तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, हर कॉलेज में मुझे भी लगता है कि अनुराग के प्रॉस एंड कॉन्स तो होते ही हैं, बट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वहां पे तो रहना नहीं है लाइफ लॉन्ग, आपको पढ़ाई करके निकल जाना है। तो कुछ एस्पेक्ट अगर ऐसे हैं जहाँ पे आप मैनेज करके चल सकते हैं, तो अगर लगता है कि आपकी एकेडमिक्स बहुत अच्छी है, क्लिनिकल बहुत अच्छा है, एक सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, तो वो शायद ज़्यादा पॉजिटिव लेकर के चलना चाहिए। सर मेरे को फर्स्ट राउंड में जेजेएमसी नहीं मिला था, मेरे को एसएसआईएमएस ही मिला था। तो वो मैं चाहता तो ले लेता, बट ड्रॉबैक उस कॉलेज का ये था कि वो शहर से बहुत दूर थी। कैंपस था, नो डाउट कैंपस बहुत खूबसूरत है, हर चीज है वहाँ, बट अगर आप शहर से दूर रह रहे हो तो आपको 4 चीजें सोचनी पड़ेंगी कॉलेज लेने से पहले। आपका चाहे वो लॉजिंग हो, फूडिंग हो, हर चीज।
कैंपस हर चीज प्रोवाइड करता है, बट फिर भी लेकिन वो चीज जेजेएमसी के साथ नहीं था। वही आपने जो बोला कि मेरे को यहाँ पे लाइफ लॉन्ग नहीं रहना, मेरे को यहाँ पे 5 साल रहना है, ऑब्वियसली जेजेएमसी ओवर, ऐसे टाइम ओके, वैसे। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि हॉस्पिटल के बारे में, क्योंकि जेजे में एक लार्ज साइज कैपेसिटी का हॉस्पिटल है, और ऑलमोस्ट क्लोज टू 2000 का जो फिगर मुझे पता चल रहा है टीचिंग बेड का, वो, और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं वहाँ से रेफरल केसेस आते हैं, जो मुझे इनपुट है। अ, जब आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हुई तो कैसा लगा आपको? और वहाँ पे जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट था इनिशियली, जो लैंग्वेज को लेकर के, क्योंकि पेशेंट्स जो आएंगे वहाँ पे रूरल कनेक्ट से आएंगे, तो उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं या कि वो आपसे इंग्लिश में बात करें या फिर हिंदी में बात करें। तो वो जो फेज था आपके सेकेंड ईयर में, जो पहला पोस्टिंग हुआ था, वो आपने कैसे मैनेज किया? और अब तक में आपने काफ़ी वो फेज देख लिया है, तो वो कैसा रहा? पेशेंट्स का लोड कैसा है आपके हॉस्पिटल में, ये थोड़ा बताइए। तो सर सबसे पहले मैं लैंग्वेज पे आना चाहूंगा, क्योंकि जब हमारा ओरिएंटेशन चल रहा था सर, फर्स्ट ईयर में ही हम्म। क्लासेस स्टार्ट होने से फर्स्ट 15 डेज सर ओरिएंटेशन होती है। तो जितने नॉर्थ के स्टूडेंट्स थे, अप्रॉक्स सर 250 में 50 स्टूडेंट्स नॉर्थ के होते हैं। हम्म। तो हमारे लिए सर अलग से अरेंज किया गया कनाडा की क्लासेस, जिसमें ओके। प्रॉफी आकर हमें कनाडा थोड़ा बहुत सिखाया उन्होंने। फिर हमें सर एक कनाडा टू हिंदी एक बुक भी प्रोवाइड किया गया था हमें उनके द्वारा। ओके। तो ये चीज सर फर्स्ट ईयर की है। अब हम्म। आते हैं सर सेकंड ईयर में। जब सेकंड ईयर में हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू हुई, तो स्टार्टिंग में सर आप जो दावनगिरी के जो अर्बन पीपल है, तो उन्हें तो हिंदी बहुत हद तक आती है। बट ओके। जो ये बाहर से जो रूरल एरिया से आते हैं, तो उनके साथ दिक्कत होती है। बट हाँ, वही अगर आपके यूनिट में आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप बोलो उनको ट्रांसलेट कर दें। आप धीरे धीरे, आप सेकेंड ईयर में नहीं आएगी आपको, थर्ड ईयर में नहीं आएगी आपको अच्छे से कन्नड़, आपको थर्ड ईयर में बहुत हद तक आने लगेगी। और फाइनल ईयर तक सर आप खुद ब खुद हिस्ट्री लेने लगोगे, ऐसा हो जाएगा कन्नड़ा में। ओ, ओके। ये मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर। ये एक्सपीरियंस तो हम्म। आपने मतलब काफी कुछ सीखा। और हाँ। मुझे लगता है बहुत कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं किसी चीज को सीखने के लिए, क्योंकि क्लिनिकली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा, आपकी एक्सपोजर अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अभी अनुराग, मैं आपको भी बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग जब आगे नेट पीजी के लिए जाएंगे या आईएनआई सीईटी के लिए जाएंगे, तो अब जो प्रपोर्शन है ना क्वेश्चंस का, वो क्लिनिकल बेस ज़्यादा हो रहा है। ऑलमोस्ट वहाँ पे 75% तक ये रेशियो चला गया है। तो वैसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा नहीं मिल पा रहा है, उनको बहुत डिफिकल्टी होती है केसेस को समझने में। और जब वहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे एक केस के मल्टीपल सिम्टम्स, जैसे आप लोग जानते हैं, आपके टर्मिनोलॉजी में कुछ और तरीके से कहा जाता होगा, बट वो क्लैरिटी आपको शायद आपके कॉलेज में, तो कैसा पेशेंट लोड कैसा है आपके हॉस्पिटल में? तो सर पहले मैं आपको हॉस्पिटल्स बता दूं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हॉस्पिटल सर बापूजी, जो बापूजी हॉस्पिटल है वो। सेकंड सर जो कॉलेज का जान है सर, वो सीजी हॉस्पिटल। फिर ओके। एक सर, हाँ ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। सेकंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर WCH है, विमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। ये सर ओबीजी के लिए है। ओके। ये तीन मेनली हॉस्पिटल है सर जो। और एक सर चाइल्ड चाइल्ड हॉस्पिटल भी है जो बापूजी का ही है। ये ओके। बापूजी हॉस्पिटल के अंदर ही आता है। तो ये ओके। टोटल 4-5 हॉस्पिटल्स है सर। ठीक है। जिसमें सर आपकी पोस्टिंग्स, अगर मानो कि 1 महीने आपकी जनरल मेडिसिन है, तो अगर आपकी 1 महीने की मेडिसिन लग रही है, तो आपकी शायद सेकेंड ईयर में बापूजी लगे, थर्ड ईयर में सीजी लगे, फाइनल ईयर में सीजी लगे। तो ओके। ऐसा चलता है सर। ओके। फाइनल ईयर में अगर 2 महीने की कोई सब्जेक्ट की पोस्टिंग है, तो हम्म। 1 महीने आपकी सीजी लगेंगी और 1 महीने की आपकी बापूजी लगेंगी। ओके। अगर पेशेंट लोड का देखा जाए, तो सर बापूजी में स्लाइटली लोअर साइड पे है सीजी के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हम्म। तो अगर बेड ऑक्यूपेंसी देखा जाए सर, बापूजी में अप्रॉक्स 50-60% है। एंड सीजी में सर मोर देन 95% या 90%। ओके, परफेक्ट। जहाँ तक मैंने सुना है कि पीडियाट्रिक्स, ओबीजी एंड रेडियो काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है आपके कॉलेज का। आपका क्या एक्सपीरियंस है, कहता है? सर मैंने ये जो बताया, बापूजी में 50% बेड ऑक्यूपेंसी है। अगर आप यही चीज बापूजी के पीडिया हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां पे ओके। आपको 90+% आपको ऐसा बेड ऑक्यूपेंसी दिखेगा। मेरे को ऐसा क्लियरली मेरे को नहीं पता, ये शायद वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीडिया डिपार्टमेंट है कर्नाटका का, ये बापूजी कॉलेज। बापूजी का हाँ। ये पीडिया डिपार्टमेंट एशिया में ही बहुत हायर रैंक में फॉल करता है, ऑलमोस्ट टॉप 5 में फॉल करता है। इस वजह से जेजीएम को बहुत लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो क्लिनिकल जो पीजी के लिए आते हैं उनको बेस्ट एक्सपोजर मिलता है। पीडिया के लिए एक बात बताना चाहूंगा। हाँ। कर्नाटका का सबसे बड़ा कॉलेज है केएमसी मणिपाल या केएमसी मैंगलोर।
हाँ तो ये जो एनआईसीयू होता है ये बच्चों का आईसीयू होता है सर। हाँ। ये सर हमारे कॉलेज का जो एनआईसीयू है ये केएमसी मणिपाल और केएमसी मैंगलोर से भी बड़ा है। ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, और क्योंकि हर कॉलेज अपने आप में एक यूएसपी लेकर के आता है, तो आपके कॉलेज का यूएसपी ये है। और यस ये बताइए क्या कि आपका, जैसे मैंने देखा था कि हॉस्टल इन कैंपस नहीं ऑफ कैंपस है, तो वो क्या सर। डिफिकल्टी आती थी कम्यूट करने में? कितना दूर है आपका हॉस्टल? और अभी भी आप हॉस्टल में रह रहे हैं या फिर आप बाहर रहते हैं? बॉयज के लिए हॉस्टल सर दो हॉस्टल है। एक इंटरनेशनल हॉस्टल है जो एनआरआई बच्चों के लिए होती है, ठीक है। और एक है ओल्ड बॉयज हॉस्टल। हम्म। तो सर ये दोनों हॉस्टल आजू बाजू है बट कैंपस से थोड़े से दूर है, अप्रॉक्स 7 to 800 मीटर जो वॉकिंग डिस्टेंस पे है सर। ओके। तो हमने भी पूरे फर्स्ट ईयर में सर पैदल ही कॉलेज गए, पैदल ही कॉलेज से आए। फिर सेकेंड ईयर में सब व्हीकल वगैरह ले लेते हैं, तो वो कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं है। ओके। बात रहा कि सर मेजर कंसर्न होता है लड़कियों के लिए सेफ्टी हम्म। इश्यूज, हम्म। कि हॉस्टल दूर है अगर कैंपस से। तो सर एक हॉस्टल सर कैंपस में ही है जो कावेरी हॉस्टल है। ओके। दूसरा हॉस्टल सर लड़कियों का कॉलेज के सामने ही है। ओके। और एक हॉस्टल, दो हॉस्टल, एक लड़कियों का एनआरआई हॉस्टल इंटरनेशनल हॉस्टल और एक रतनवा हॉस्टल। तो ये दोनों सर कॉलेज से थोड़े से दूर है, लाइक 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। बट ओके। कॉलेज उनके लिए सर फ्री ऑफ कॉस्ट बस प्रोवाइड करती है, तो ऐसा लड़कियों के लिए भी कुछ मेजर इशू नहीं होता था। ओके। और हॉस्टल में कितने शेयरिंग थे? क्योंकि मैं नॉर्मल हॉस्टल के बारे में पहले जानना चाहूँगा कि वहाँ पे कितने लोग एक रूम में हैं, और क्या वॉशरूम अटैच होता है या फिर कॉमन होता है, और फूड के लिए किस तरीके से, कैसा फूड मिलता है, क्या मिक्स्ड होता है? तो सर फर्स्ट ईयर में जब मैं आया था, 2022 बैच, तो तब तक में सर हॉस्टल थोड़ा सा पुराना ही था, रेनोवेशन हुआ नहीं था उस टाइम पे। तो हमें सर डबल शेयरिंग रूम मिला था जिसमें वॉशरूम अटैच नहीं था। ओके। फिर जब हम सेकेंड ईयर में आए तो हमें शिफ्ट किया गया दूसरे ब्लॉक में जिसपे अटैच वॉशरूम, अटैच कबर्ड, डबल शेयरिंग, तो हम्म। सब चीज था सर। तो फिर वहाँ कोई हॉस्टल के लिए मेजर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया हमें। ओके। ओके। आपको सर डबल शेयरिंग ही मिल जाएगी, सिंगल शेयरिंग चाहिए सिंगल शेयरिंग ही मिल जाएगी आपको, बट सिंगल शेयरिंग में सर आपको अटैच वॉशरूम नहीं मिलेगा, ये सीन है हमारे पास। ओके। तो सर आप हॉस्टल मेस पे आओगे तो आपको हॉस्टल मेस में सर दोनों वेज नॉन वेज दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके। जो सर कॉस्ट एकदम बेयर मिनिमम जिसे कह सकते हैं हम चार्ज चार्ज करते करते हैं। हैं, ओके। और ऑप्शन है एडिशनली अगर हॉस्टल के बाहर में लोग खाना खाना चाहें? जैसे मैंने देखा था आपके हॉस्टल के बाहर के आसपास के लोकेशन में भी काफ़ी डेवलपमेंट है और फूड जॉइंट्स वगैरह हैं, तो क्या जब कभी कभी हो ही जाता है क्या कि आप मेस का खाना खा करके बोर हो जाते हैं, तो ऑप्शंस हैं बाहर में रेस्टोरेंट वगैरह के? यस सर, हॉस्टल के सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे, चाहे वो महंगा हो सस्ता हो, हर टाइप का आपको मिल जाएगा, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और ओके। अगर आप चाहे तो अगर बाहर मेस ज्वाइन करना, जो नॉर्थ इंडियन मेस दो चार है हमारे कॉलेज के आसपास, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्जिकल पोस्टिंग के टाइम पे कैसा एक्सपीरियंस आपको मिला? क्या आप सीनियर्स हेल्प करते थे कुछ सीखने के लिए, एचओडीज की तरफ से किस तरीके, या फिर यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो कितना सीखना चाहता है? तो सर ये वाला टॉपिक ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, वो सब्जेक्टिव है ये। ओके। क्योंकि आप देखोगे क्लिनिकल पोस्टिंग पे हर टाइप के लोग आपको मिलेंगे, कि वो कितना सीखना चाह रहे हैं या वो अटेंडेंस लगाने आ रहे हैं, दो टाइप के लोग आपको मिल जाएंगे। ओके। अगर आपको ये चीज मैंने देखा है कि अगर सीजी में आपकी सर्जिकल पोस्टिंग कोई भी चल रही है, हम्म। तो इंटर्न्स एज ए इंटर्न जो बहुत सारे कॉलेज में छूने तक नहीं देते हम्म। ओटी में, तो ओके। हमारे यहाँ इंटर्न्स भी रहते हैं जो असिस्ट करते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन को सर, ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये बेस्ट पार्ट है हमारा। और अलग आप अलग वेरिएशंस है केसेस में दिखता है आपके हॉस्पिटल में? एटलीस्ट सर आप जितना मानो ये सर्जरी आप पढ़ रहे हो, तो हम्म। अगर आप किसी दिन कुछ बन के आपका आज मैं टॉपिक पढ़ के जाऊं, तो हम्म। फॉर श्योर सर वो केस आपको वार्ड में दिखेगा ही दिखेगा, ऐसा सीन अच्छा, ऐसा है। तब तो है। मतलब यस सर। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप थ्योरी यस क्लास सर। में कुछ पढ़ के जा रहे हैं और वो अगर देखने के लिए मिल जाए, तो वहां पे आपका वो काफी अच्छा रिकॉल के लिए हेल्प करता होगा। यस सर। आगे पीजी की तैयारी कर रहे हैं? यस सर, मैंने थर्ड ईयर से शुरू किया है पीजी की थर्ड तैयारी। ईयर से? और टाइम मैनेज कैसे कर पाते हैं सब कुछ को लेकर के? टाइम मैनेज सर ऐसे हो जाता है, सुबह से शाम तक कॉलेज, फिर ओके। आया थोड़ा सा सोया, फिर ओके। लाइब्रेरी या घर पे पढ़ना हुआ तो मैं पढ़ लेता हूँ 2-3 घंटे, उसके ओके। बाद फिर खाना खाकर। कई स्टूडेंट जब बाहर से आते हैं तो वो स्ट्रेस में रहते हैं, है ना, कि कैसे होंगे टीचर सपोर्टिव होंगे, सीनियर सपोर्टिव होंगे, और क्या कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर बनेगा, एडेप्टेबिलिटी मेरी कैसी होगी? आपका कैसा रहा जब गए थे? तो क्या एक
नर्वसनेस होता है जाने के टाइम पे। तो एक कैसे आपका इनिशियल फेज में वो आगे चल करके कंफर्टेबल कितने दिनों में बन पाया? सर सही बताओ तो जब मैं हॉस्टल देखने ही गया था, हम्म। तभी सीनियर से बात हुई थी, नंबर एक्सचेंज हुई हमारे बीच में कि हाँ मैं भी जूनियर हूँ, वो सीनियर है। तो सर मैं जब हॉस्टल में शिफ्ट किया तो 2-3 दिनों में फिर उनसे बात हुई, तो उन्होंने समझाया कॉलेज ऐसा है वैसा है। सीनियर्स का बेस्ट पार्ट ये होता है सर, जब आपके इंटरनल्स आते हैं जो 2-3 महीने में आ जाएंगे, तो आपको ओके। कुछ पता नहीं होता है कि इंटरनल्स कैसे होने हैं, प्रैक्टिकल्स कैसे होने हैं। तो सीनियर आपको बैठा कर समझाएंगे, आपको मार्किंग्स देंगे, आपके ओके। रूम टू रूम जाकर वो प्रैक्टिकल के बारे में बताएंगे। तो ऐसा सीन होता है सर। तो ये एक तो बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। हाँ। बहुत सपोर्ट हाँ जी मिला सर। फिर। जो लोग बाहर से आते हैं, मतलब कम्यूट करना कितना डिफिकल्ट है? क्या दावनगिरी अप्रोचेबल है कम्प्लीटली, या फिर डिफिकल्टी आती है आपको ट्रैवल करने में? एक माइनर सा ड्रॉबैक है दावनगिरी का, है कि एयरपोर्ट नहीं है इस शहर में, बट सर यहाँ से बैंगलोर जस्ट 250-300 किलोमीटर दूर है। तो आपको ऐसा कुछ मेजर कनेक्टिविटी इशूज नहीं आने वाली है। आपको हर 10 मिनट पे बैंगलोर के लिए बस मिल जाएगी, हर 2 घंटे 1 घंटे पे ट्रेन है बैंगलोर के लिए। तो मेरे साथ कभी ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं हुआ, स्टार्टिंग में हुई थी, बट बाद में कई लोगों का काइंड ऑफ। ये एक सवाल आता है हमारे पास में भी, कि अब कॉलेज से हट के बात कर रहे हैं आपसे, कि दावनगिरी जो एक सिटी है ना, तो लोगों का कहना है क्या कि विलेज, रूरल, किस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं? कैसा सिटी, क्या मन लग जाता है आप लोगों को वहां पे? ऑल्दो पढ़ाई के बाद बहुत कम समय मिलता है, बट फिर भी कभी आप लोग कुछ इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे, मतलब कुछ रिफ्रेशमेंट चाहते हैं, तो क्या आप लोग क्या करते हैं? क्या सिटी में सर स्कोप है? सर देखो, दावनगिरी ऑब्वियसली एक टाइप 3 सिटी है, हम्म। तो आप ज्यादा चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बट मैं अगर रिव्यू करना चाहूँ इस सिटी को, तो मैं 8.5/10 रिव्यू दूंगा इस शहर को, क्योंकि ओके। इस शहर में आपको हर जो चीज आपको चाहिए वो हर चीज अवेलेबल है। ओके। अगर एंटरटेनमेंट चाहिए, अगर आपको फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना है, आप बोर हो रहे हो तो आपको कहीं जाना है, तो हर चीज है सर। तो ओके। वैसा कुछ मेजर इशू नहीं है। दावनगिरी का बेस्ट पार्ट अगर कुछ देखा जाए तो सर यहाँ का वेदर है। ओके। साल के स्टार्टिंग के 2 मंथ गर्मी होगी, उसके बाद थ्रू आउट द ईयर सर रेनी सीजन रहता है। ओके। तो वेदर बहुत अच्छा है सर यहाँ का। अब मैं जानना चाहता हूँ कॉस्ट के बारे में, कि ट्यूशन फीस, हॉस्टल मिसलेनियस के अलावा भी क्या क्या एक्सपेंसेस आते हैं, किस तरीके का आपका एड ऑन कॉस्ट होता है, पॉकेट मनी आप कितना रखते हैं, स्टेशनरी के लिए कितना आपको रखना पड़ता है? आप अपने बैच 2022 के हिसाब से आप बताइए कि किस तरीके का रहा आपका। तो सर मेरा जो 2022 बैच था, तो हमारा तभी ट्यूशन फी था सर 9,94,000 उस टाइम पे। अभी शायद स्लाइटली बढ़ा भी है, तो मेरे को आइडिया नहीं है, बट मेरे टाइम का नाइन लाख 12 नाइन्टी लाख फोर रुपीज के थाउजेंड था। आसपास। तो हमारे टाइम पे जो 9,94,000 था, उसके बाद कॉलेज एक 45,000 चार्ज करते हैं मिसलेनियस के लिए। ओके। तो अप्रॉक्स सर ये 10,50,000 जो कॉलेज आस्क करेगा आपको। ओके। फिर हॉस्टल। आप तो हॉस्टल सर, डबल शेयरिंग रूम विद अटैच वॉशरूम आपको पड़ेंगे अप्रॉक्स 50,000 to 60,000 पे। ओह, बहुत इकोनॉमिकल है। हाँ। ओके, ठीक यस है। सर। विथ मेस है या अगर मेस आप, का अलग से? नो सर एक्सक्लूडिंग। ओके, मेस अगर का आप कितना लग इंटर जाएगा? मेस का सर अप्रॉक्स 3,500 फॉर नॉन वेज टू फोर ओके। थाउजेंड वेज ओके। के लिए, जिसमें 3 मील्स इंक्लूडेड होते थे, जिनके ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। तो अप्रोक्सीमेटली टू तो शेयरिंग में 1 लाख रुपीज में आपका हो जाता हाँ। है। और यस अगर सर। एनआरआई हॉस्टल के लिए जाएं? अगर एनआरआई हॉस्टल, तो एनआरआई हॉस्टल का सर प्लस पॉइंट था, वहाँ एसी था, आपको वॉशरूम में गीजर वगैरह मिल जाएंगे, तो वो आस्क करते थे 90,000 फॉर डबल शेयरिंग सर। ओके। और मेस मेस चार्जेस हैं दोनों के। फिर भी जिस तरीके का कॉस्टिंग बाकी के कॉलेज में है, जैसे मैं वैदेही से कंपेयर करूँ जहाँ पे 1,75,000 के आसपास, 2 लाख रुपीज तक का कॉस्ट जा रहा है, और वहाँ पे फैसिलिटीज उस हिसाब से नहीं मिल रही, उस अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आपका ऑप्टिमाइज हो जा रहा है, और एक मिनिमल कॉस्ट पे ही आप अपना कोर्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो आपके केस में मुझे लगता है कि आपने इन सारे कॉस्ट को अगर ऐड कर लें, तो लगभग 50 लाख रुपए में आपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया। सर मैं 50 भी सर ज्यादा हो रहा है, 48 तक सर। ओह, 47 परफेक्ट। 48 तक। और स्टेशनरी मतलब अलग से आपको कितना एक्सपेंस रखना पड़ता है? अगर मेस को हटा दूँ तो आपका अगर 7 to 8 थाउजेंड भी आप पर मंथ लेके चल रहे हो, तो बहुत है सर दावनगिरी के लिए। और ऐसा कुछ स्टेशनरी के लिए मेरे, आपके बुक्स वगैरह के लिए आप क्या करते हैं? मतलब सीनियर से ले लेते हैं, लाइब्रेरी से ले लेते हैं, या फिर खरीदते हैं? तो सर आपके पास तीनों ऑप्शन है, या तो आप सीनियर से ले लो और सीनियर्स आपको पास करेंगे, फिर आप अपने जूनियर्स को वो बुक सारे पास कर दो, या आपको नई बुक लेनी है तो आप नई बुक ले लो, या हाँ। अगर लाइब्रेरी से इशू करवाना है तो आप वहां से भी आप बुक ले सकते हो। तो तीनों ऑप्शन है आपके पास। अगर आप खुद से बुक्स खरीद रहे हो तो पर ईयर सर वही 4 to 5 के।
मैथ्स टू मैथ्स। अनुराग, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप जो स्टूडेंट्स, जो एस्पायरिंग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो एमबीबीएस करना चाहते हैं, उनको क्या आप एक अपना एडवाइस देना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ कॉलेज सिलेक्शन, स्टेट सिलेक्शन, और कैसे उनको कोप अप करना चाहिए एक न्यू इन्वायरमेंट में, क्या स्ट्रैटेजी लेके चलना चाहिए? मेरा तो ये एडवाइस रहेगा कि ड्रॉप्स में अपना टाइम वेस्ट मत करो, कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम्म। गलती मैंने की, तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो कोई और करे। तो कॉलेज का ट्राई करो, जितना सस्ता में हो सके उतना अच्छा कॉलेज देखो। और दूसरा चीज सर कि जेजेएमसी, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम आ रहे हो जेजेएमसी तो तुम आओ। अगर कोई अभी भी डाउट है जेजेएमसी के लिए, मेरे को इंस्टा पे टेक्स्ट कर लो, या मैं सर को बोल दूंगा नंबर के लिए, जो भी हो आराम से मेरे को टेक्स्ट करो। तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बैंगलोर और दावनगिरी, बैंगलोर में आपको सब चीज मिल जाएगा, बट आपको लाइफ टाइम नहीं रहना है ना, आपको रहना है 5 साल। तो हमेशा कॉलेज को पहली प्रायोरिटी दो शहर से। बहुत अच्छा लगा अनुराग, आपसे काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला। और आपको ये कहूँगा कि आपके इस एफर्ट की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगा उनके डिसीजन मेकिंग में। और आपको भी कहूँगा कि इसी तरीके से आप एक जो एफर्ट लगाते आ रहे हैं, एक पॉजिटिव हो करके फाइनल ईयर में आ चुके हैं, अपना बेस्ट दीजिए और पीजी में अपना बेस्ट एफर्ट लगा करके एक अच्छा रैंक लेकर के आइए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू अनुराग। थैंक यू सर, मैं स्टूडेंट्स को भी ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। तो आप सभी ने देखा कि आज अनुराग हमारे साथ में आए और अपना प्रीसियस, अपना टाइम हमें दिया उन्होंने, और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। और आप सबको ये इनपुट मिला होगा कि किस तरीके से कोप अप करते हैं, कैसे लैंग्वेज को आप कोप अप कर पाते हैं, अडेप्ट कैसे करते हैं न्यू एनवायरनमेंट में, और किस तरीके से आप पूरी जर्नी को प्लान करते हैं। आगे हमारे साथ में बने रहिए, और भी सेशंस हम आपके साथ में लेकर के आएंगे जहाँ पे और भी इंसाइट्स आपको मिलेंगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए।